So, dear students, welcome to my class. So, today we are going to discuss a topic laws and method to find atomic mass. कितने laws होते हैं और हम atomic mass को कैसे find कर सकते हैं. Equivalent mass मैंने आपको बता ही दिया था कैसे find कर सकते हैं, तो आज atomic mass पे हम लोग वर्क करेंगे. ठीक है. So, पहले हम लोग laws पे आ जाते हैं. तो जो laws होते हैं वो याद रखना. पहला, laws of chemical combination कितने टाइप के होते हैं ना. ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये सब चीजें आप जानते होंगे, बट जस्ट एक रिवीजन भी हम लोग कर लें और थोड़ी चीजें उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं. पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी, इट गिव्स C प्लस डी. तो इन अ केमिकल रिएक्शन total mass of the reactants always equal to total mass of reactant R मान लो इसको, is always equal to total mass of product. यही तो होता है. मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इसी को लेबोजियर ने दिया था और वेरीफाइड इसको किसने किया था. लैंडोल्ट ने. एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन भी किया गया था कि इन अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, नो मास फॉर्म्ड और लॉस्ट. मीन्स टोटल मास क्या हो जाता है आपका, कंजर्व रहता है. मींस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ये सारे रिएक्शन, ये लॉ है, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, याद रखना, केमिकल रिएक्शंस में आपको दिखेंगे. ठीक है. लेकिन जब हम इसको अपग्रेड कर दें और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो याद रखना न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ वैलिड नहीं है. क्योंकि आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है, जल्दी बता दो. E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर या एम सी स्क्वायर. मीन्स एनर्जी को हम लोग मास में चेंज कर सकते हैं और मास को किस में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. तो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट आपने पढ़ा होगा, मास में चेंज हो सकते हैं. तो जिसके चलते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीटली वैलिड नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन, ये जो लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, केमिकल रिएक्शन के लिए. इसीलिए इसको अगर थोड़ा मॉडिफाइड कर दें और हम पढ़ लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, तब ये लॉ जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के लिए भी वैलिड है और न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी वैलिड है. मींस mass can be converted to energy and energy can be converted to mass, but overall the mass and energies of a system are always conserved. समझ में आ गया. तो ये लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके कंपैरिजन में. लेकिन हम लोग बहुत कम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, तो इसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं. समझ में आ गया. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट आपका लॉ है, सबको पता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस चीज को ध्यान रखना. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ कंपाउंड द कंबाइनिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास. इसको किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था, है ना. तो क्या बोला था इसमें, इन सपोज करो मैंने ले लिया H2O. अब आपको पता है H2 में कंबाइनिंग एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन का क्या मास हो गया 2, ऑक्सीजन का क्या हो गया 16, यानी रेशियो क्या हो गया 1:8. यानी अगर कभी भी आपको वाटर बनाना है, यू हैव टू टेक 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. मींस जो ये रेशियो होगा 1:8 ऑलवेज फिक्स होगा. इट विल नेवर चेंज व्हाट एवर द सोर्स इज. ये वाटर आपके घर का हो, मेरे घर का हो, कोई भी वाटर हो, व्हाट एवर द सोर्स, सोर्स से उसको कोई मतलब नहीं है. अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको रेशियो 1:8 ही रखना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. जैसे आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है और अगर आपको CO2 बनाना है तो आपको बताओ रेशियो क्या होना चाहिए, 12:32 और कितना हो जाएगा 3:8. यही तो हुआ. मींस अगर आपको CO2 बनाना है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास क्या होना चाहिए 3:8. मींस 3 ग्राम कार्बन को कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 8 ग्राम. और अगर आपको कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो अब आप मुझे बताओ इसका रेशियो क्या हो जाएगा
3:4 मींस 3 ग्राम कार्बन को अगर 4 ग्राम ऑक्सीजन मिले तो वो CO2 नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. व्हाट एवर द सोर्स इज इन अ कंपाउंड, कंबाइनिंग एलिमेंट्स और कंबाइनिंग एटम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास. यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है. अब क्या इसका कोई ड्रॉबैक है? बार बार कह रहा है अगर H2O बनाना है तो आपको ये 1:8 रेशियो मींस H2O अपने आप में यूनिक है, CO2 अपने आप में यूनिक है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में यूनिक है. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कार्बन 12 O2 और कार्बन 14 O2 मींस ये जो CO2 बना है इसमें कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स है? ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर कितना है? 12. लेकिन अब जो इससे CO2 बना है इसमें कार्बन का कौन सा आइसोटोप? ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर क्या है? 14. अब देखो यहां रेशियो क्या होगा? 12:32 मींस 3:8. लेकिन इस जगह पे रेशियो क्या है? 14:32. अब बताओ क्या दोनों रेशियो सेम है? यहां पे अगर इसको मैं लिखूं तो इसका आ जाएगा 7:16. अब आप देखो जब हम आइसोटोप्स कंसीडर करते हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होता. तो पूछा गया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस केस में वैलिड नहीं है? तो जब आइसोटोप्स को हम ले लें तो याद रखना आइसोटोप्स के केस में ये कंपोजिशन चेंज हो जाता है. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा आइसोटोप्स है भी या नहीं और किस तरीके से है. चलो अब मैं थोड़ा छोटा सा और एक चीज आपको बताता हूं इसका दूसरा ड्रॉबैक. अच्छा मैंने एक जगह पे ऐसा लिख दिया एल्केन प्लस ओ. अच्छा इस एल्केन प्लस ओ से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके दिमाग में आते हैं? अगर ये फॉर्मूला कहीं किसी ने लिख दिया मीन CnH2n प्लस 2O, इससे कौन से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो? बताओ तो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जल्दी से, मुझे इसका आंसर चाहिए. हाँ बहुत अच्छी बात है. अच्छा सिर्फ मैं अल्कोहल ही लिख सकता हूं क्या? बहुत अच्छा. अच्छा कीटोन भी लिख सकते हैं. अच्छा कीटोन कैसे लिखते हैं? लिख के दिखाओ तो एक बार. कीटोन कैसे हो सकता है? हाउ इट पॉसिबल? एल्डिहाइड भी हो सकता है. अच्छा तो फिर एल्कीन प्लस ओ से क्या होता है? अगर मैं लिखूं एल्कीन प्लस ओ से, इससे क्या होता है? और एल्कीन प्लस ओ से अगर एल्डिहाइड और कीटोन हो जाएंगे तो फिर एल्कीन प्लस ओ से क्या होगा? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया. आप लोग तो सारे लोगों ने लिख लिया. अच्छा बाकी बच्चे देखो ध्यान दो, अगर एल्केन प्लस ओ हो तो हमेशा ये शो करता है अल्कोहल एंड एथर. जनरल केस में और भी थोड़ी सारी चीजें होती हैं, खैर वो मैं ऑर्गेनिक में बताऊंगा, बट जनरली इसलिए अल्कोहल और एथर क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होते हैं. देखो चेक करके अगर मैं लिखूं एक फॉर्मूला, मैं लिख दूं C2H6 मतलब इथेन प्लस O, तो इससे आप क्या क्या बना सकते हो? आप लिखोगे सर CH3CH2OH. देखो कार्बन कितनी बार? 2 टाइम्स. हाइड्रोजन कितनी बार? 6 टाइम्स. ऑक्सीजन क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो? CH3OCH3. देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज है, ये अल्कोहल है तो ये एथर है. एल्केन प्लस O से अल्कोहल प्लस एथर बनता है और एल्कीन प्लस O से आपको एल्डिहाइड दिखेंगे और कीटोन दिखते हैं. ये याद रखना, चेक करके देख लो. अगर मैं लिखूं CH3CHO, कार्बन कितनी बार? 2 टाइम्स. हाइड्रोजन कितनी बार? 4 टाइम्स. यानी क्या? ये एल्कीन और ये O. एल्कीन प्लस O से क्या दिखता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ये याद रख. कीटोन्स भी देख लो. अगर मैं लिखूं CH3COCH3, कार्बन कितनी बार है इसमें? जल्दी से बता दो. कार्बन इसमें आपके 3 टाइम्स है, हाइड्रोजन 6 टाइम्स, ऑक्सीजन. देखो एल्कीन प्लस O है तो एल्कीन प्लस O से एल्डिहाइड और कीटोन दिखेंगे और एल्कीन प्लस O से अल्कोहल प्लस ईथर. अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो कंपोजिशन भी सेम होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लेकिन इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो अलग अलग कंपाउंड आपको दिख रहे हैं और आपको पता है दो अलग अलग कंपाउंड होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी.
तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जहां लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एग्जैक्टली वैलिड नहीं है, यानी सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के आप बता नहीं सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल है, या सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के आप ये नहीं बता सकते हो ये एथर है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ये कीटोन है या एल्डिहाइड है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आइसोटोप्स के केस में भी वैलिड नहीं है, और बहुत सारे ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स आपको दिखेंगे जहां पे ये लॉ वैलिड नहीं है। तो ये इसके ड्रॉबैक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबको आ गया समझ में? आई होप सो आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान देना इस चीज को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किसने दिया था? जॉन डेंटल ने। जॉन डेंटल ने क्या बोला था? स्टेटमेंट से तो वैसे खास कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी समझो। अगर मैंने दो डिफरेंट एटम ले लिए, अब ये दो डिफरेंट एटम मिलके मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड बना दे, मतलब C और O मिलके CO2 भी बना दिया और CO भी बना दिया। अब यहाँ कार्बन का मास क्या है? फिक्स, और ऑक्सीजन का मास यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। 32। यहाँ कार्बन का मास 12 और यहाँ ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 16। अब कौन किसका मास फिक्स है? कार्बन का। किसका मास यहाँ पे वेरिएबल है? ऑक्सीजन का। तो जो वेरिएबल मास का रेशियो अगर ले लूं मैं 32:16, ये भी क्या होगा? सिंपल होल नंबर ही तो है, 2:1। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हेन two atoms when two atoms combine to form more than one type of compound, then the fixed mass of one atom which combine with the variable mass of another atom always bear a simple ratio by mass। उनके बीच में हमेशा क्या होगा? सिंपल रेशियो होगा। अब थोड़ा सा इसको और लिखते हैं। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना सकते हो? N2O भी बना सकते हो। अब आप NO भी बना सकते हो। अब आप कहोगे नहीं सर मैं NO2 बनाऊंगा, बनाओ भाई। उसके बाद आप N2O3 बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 टाइम्स, तो क्या होगा? 28:16। यहाँ पे 14:16, यहाँ पे 14:32 और यहाँ पे हो जाएगा 28:48। अब आप देखो एक के मास को फिक्स करना है, तो मैंने नाइट्रोजन के मास को फिक्स किया। अब नाइट्रोजन का मास यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, बट इधर क्या है? 28 है। तो मैंने क्या किया? इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया। अब देखो तो 14:8 आ गया, और इसका तो फिक्स है 14:16। यहाँ पे क्या हो गया? 14:32 और यहाँ पे क्या आ गया? 14:24। अब देखो किसका मास इस जगह पे आपको फिक्स दिख रहा है? तो लॉ बोलता है नाइट्रोजन का मास, एक के मास को आपने फिक्स कर लिया। चलिए दूसरे के मास का रेशियो देखो, पहले में कितना है? 8, दूसरे में 16, थर्ड में मैं 24 ले लेता हूं, और फोर्थ में 32। कैंसिल करके देखो तो 1:2:2:3:4 आ गया। तो देखो बाकी का जो वेरिएबल मास है वो भी सिंपल रेशियो में आया। बिल्कुल, जब ये सिंपल रेशियो में आ गया तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी वैलिड है। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, सबको समझ में आ गया। ये सब इजी इजी टॉपिक्स हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, जो नेक्स्ट है वो आता है लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ध्यान से समझना, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है। चलो अब लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है? इसको रिचर्ड ने दिया था। ये क्या बोला था? देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर ए बी का फ्रेंड है और ए सी का फ्रेंड है, तो डेफिनेटली एक दिन ए जो है बी और सी को भी मिला देगा, तो बी और सी भी तो आपस में कभी फ्रेंड हो जाएंगे, होंगे ना। अगर ए कॉमन फ्रेंड है बी का और ए कॉमन फ्रेंड है सी का, तो कभी तो तीनों मिलेंगे, तो बी और सी में भी थोड़ी बहुत बात हो जाएगी, क्योंकि ए तो इनका कॉमन फ्रेंड है। तो इसी बेसिक्स पे देखो, सपोज करो कोई भी तुमने 3 एलिमेंट ले लिया। मैंने ले लिया NaH और क्या लेना चाहते हो? NaH और एक कोई भी कुछ भी ले लो। आप ले लो इस जगह पे O। देखो क्या होता है, मैंने Na को सेंटर में रख दिया और यहाँ H लगा दिया और यहाँ पे O लगा दिया, ठीक है। अब आपको पता है Na और H मिलके क्या बन सकता है? NaH बनता है। और Na और O मिलके सबको पता है क्या बनता है? Na2O बनता है। और H और O मिलके क्या बनता है? H2O। अब Na और H और Na2O में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? सोडियम यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जो रेशियो है वो 23:1 है,
और यहाँ पे रेशियो क्या है 46 टेंस टू कितना 16 है, तो आपको पता है इसको भी 20 सेम कर दो डिवाइडेड बाय 2, यानी आ जाएगा 23 टेंस टू 8। अब देखो ये और ये क्या है सेम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया 1:8। मतलब जब Na हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया और Na ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया 1:8। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद भी कंबाइन करे तब क्या यही रेशियो आएगा, चेक करके देखो 2:16, ये हो गया 1:8, मतलब सेम हो गया। मतलब ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अरेंज है। समझ में आ गया? मींस व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट combine with when two different element combine with a third element, then they will bear the same ratio by mass when they will combine directly। मीन्स ये जो डिफरेंट एलिमेंट है वो किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करके जो रेशियो बियर करेंगे वही सेम रेशियो वो बियर करेंगे जब वो डायरेक्टली कंबाइन करेंगे। या तो सेम रेशियो बियर करेंगे या सम मल्टीपल ऑफ रेशियो बियर करेंगे। सम मल्टीपल तो समझते हो ना कि 2 का डबल हो जाए या 3 का डबल हो जाए, इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और इसी का अपग्रेडेड वर्जन है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास। याद रखना, याद करो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास आप लोग को मैंने पढ़ाया था, याद आया? इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास को, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या था? इन अ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस आर ऑलवेज कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। मतलब क्या? W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास या लॉ ऑफ कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका जो एलिमेंट होंगे, जो सब्सटेंस होंगे, वो हमेशा रिएक्ट करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। इसीलिए प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तो उसका ऑप्शन था ना मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी इज इक्वल टू मोल ऑफ ए एक्स बी वाई, और नीचे था इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्विवेलेंट ऑफ बी और इक्विवेलेंट ऑफ ए एक्स बी वाई। तो ये वाला लॉ के चलते वो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि लॉ ही तो कहता है कि हमेशा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। और आपको पता है गिवन मास, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं W2 अपॉन E2, और इसी को पता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट ही तो बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो इक्विवेलेंट ऑफ 1 और इक्विवेलेंट ऑफ 2। तो अगर किसी भी रिएक्शन में ऑप्शन दिया रहे तो ये वाला ऑप्शन सबसे एक्यूरेट और करेक्ट होता है। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट, आई होप सो, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब नीचे से नेक्स्ट आता है गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। याद रखना, क्या बोला मैंने? गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये क्या होता है देखो ध्यान से। अगर मैं लिखूं H2, ये भी गैस में है, और Cl2 ये भी गैसियस फॉर्मेट में है, और ये आपसे क्या बन गया 2HCl, मैंने मान लिया ये भी गैस फॉर्मेट में है। ठीक है, तो क्या बोलता है? एट सिमिलर टेम्परेचर and pressure, means at similar condition of temperature and pressure, when gaseous reactant combine then they will bear a simple ratio by volume। अच्छा, हाइड्रोजन कितनी बार है? 1 टाइम, तो यहां लिखो 1 वॉल्यूम। क्लोरीन कितना टाइम है? 1 टाइम 1 वॉल्यूम, तो रेशियो क्या हो गया 1:1। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूं। अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस at similar condition of temperature and pressure, when gaseous reactant combine then they will bear a simple ratio by volume with each other and with the product if the product are in a gaseous phase। अगर प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में हो तो इसको भी लेंगे। तो क्या यहाँ प्रोडक्ट देखो गैसियस फेज में है, तो रेशियो क्या हो गया 1:1:2। यही तो हुआ। लेकिन अगर मैं लिखूं कार्बन प्लस O2, अब आपको पता है क्या बनने वाला है CO2।
अब इस केस में गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस वैलिड नहीं है, क्योंकि वन रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का यहां हम वॉल्यूम कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया? यानी गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस तब वैलिड होगा जब दोनों रिएक्टेंट, यानी जब रिएक्टेंट्स आपके किस में हो, गैसियस फेज में हो। और प्रोडक्ट को कब इंक्लूड करेंगे, जब प्रोडक्ट भी आपका किस में हो, गैसियस फेज में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया H2 प्लस O2, ठीक है, और इस बार आपका बन गया H2O, ठीक है, और इस बार H2O आपका लिक्विड फेज में है। मैं बैलेंस कर देता हूं इसको, ये। अब मुझे बताओ क्या लेंगे, यहां पे 2 वॉल्यूम और यहां पे क्या लेंगे, 1 वॉल्यूम, तो रेशियो क्या होगा, 2:1। क्या प्रोडक्ट को इंक्लूड करेंगे, नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड में है। लेकिन अगर यहां लिक्विड के जगह मैं यहां पे ऐसा लिख देता वेपर, तो अब रेशियो क्या लिख सकते थे, 2:1:2। क्या ये रेशियो हम लोग लिख सकते थे? बिल्कुल, क्योंकि ये भी गैस और ये भी गैस, वेपर मतलब गैस फेज। आ गया समझ में? तो ये है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस। और याद रखना ये तब वैलिड होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सिमिलर हो। अगर डिसिमिलर हो जाता है तो आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर बदलता है तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। चार्ल्स लॉ आप पढ़ ही चुके हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन आप जानते हो। क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? आई होप सो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आपके पास आता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, जल्दी से इसका आंसर चाहिए मुझे। ये सेकंड क्वेश्चन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस पे है, जल्दी से देख लीजिए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर बताओ। एकदम सबसे पहला आप रिएक्शन लिख लो, क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, एकदम इजी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। और ये देखो, ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड एट एनटीपी, तो एनटीपी तो आपको पता है 22.4 लीटर ही तो होता है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। कितना वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का? जल्दी से आपको इसके आंसर करने हैं और फास्ट करो। चलो अब पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, एकदम जनरल मेथड से जाऊंगा, मैं इसका इक्वेशन लिख दूंगा C2H2 और आपको पता है O2। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कंबशन होता है तो आपको पता है CO2 प्लस H2O और साथ में एनर्जी निकलता है, ये तो सब जानते हो। हाँ CO2 नहीं, अच्छा CO2 नहीं ढूंढना था, ऑक्सीजन ही ढूंढना था हम लोग को। चलिए अब इसको थोड़ा बैलेंस कर दें। यहाँ पे 2 अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे 4 लग जाएगा। और ऑक्सीजन कितने टाइम्स हो गए, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 to the 4 टाइम्स, यहाँ भी मैं 2 लगा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 to the 8 to 10, 5 यहाँ लगा देता हूँ, आई होप सो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है 5 वॉल्यूम, यही तो है। और यहाँ पे क्या है 4 वॉल्यूम। अब मैंने मान लिया वाटर यहाँ पे लिक्विड कंडीशन में, ये आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ml। ठीक है, तो आराम से देखो, आपने लिखा 2 वॉल्यूम के लिए आपको कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, 5 वॉल्यूम, और आपके पास कितने हैं 40 ml। तो 40 ml के लिए कितना चाहिए होगा, 40 इंटू 5/2, यही तो होगा। यानी देखो कहीं गलत तो नहीं कर दिया, बैलेंसिंग सही है ना, एक बार देख लो। और हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल। तो आपको कितना ml चाहिए, 100 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। देखो तो कितना आसान है। 2 वॉल्यूम C2H2 को कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, 5 वॉल्यूम चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपके कितने गिवन है, 40 ml ही तो है। तो 40 ml C2H2 को कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, 100 ml ऑक्सीजन तो चाहिए। तो बोलो CO2 बाद में बताएंगे, छोड़ो, अब ये समझ में आया। तो कितने ऑक्सीजन चाहिए जल्दी बता दो, 100 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब CO2 कितना बना, अब जल्दी बता दो CO2 कितना बना। देखो सिंपल सी बात है, 2 वॉल्यूम से कितने वॉल्यूम CO2 बने, 4 वॉल्यूम। तो 40 ml से कितना बनेगा, 80 ml ही तो बनेगा। इट इज सो सिंपल। यानी ऑक्सीजन चाहिए 100 ml और CO2 बना कितना ml, 80 ml। बताओ किसी को डाउट है तो पूछ लो। एकदम सिंपल चीज जो अभी मैंने आपको बताया, सिंपल जो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस बताया, बिल्कुल उस तरीके से आपका बन गया। देखो एकदम मैथमेटिकल, जो हमने सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व किया था। सबको आ गया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, बिल्कुल अगर आप जाओगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फास्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हो। इज अ बेस्ट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देखो थोड़ा समझ लो, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है CaCO3 प्लस SiO2 है मिक्सचर में, और इस पूरे मिक्सचर का मास है 4 ग्राम, और इनको हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो आपको पता है CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट होके क्या बनता है, CaCl2 और प्लस H2O, और साथ में क्या बन जाएगा, CO2, यही तो बनता है। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लूं, आई होप सो बैलेंस हो चुका है। अब मैं बात करूं SiO2 जिसको हम लोग सैंड भी बोलते हैं, ये HCl के साथ तो आपको पता है कोई रिएक्शन नहीं देता, तो इसको हमें कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना फॉर्म करता है, 0.88 ग्राम ऑफ CO2। अब आप देखो CaCO3 के कितने मोल है, 1 मोल, और बने CO2 के कितने मोल, 1 मोल। मीन्स 1 मोल CaCO3 से कितने मोल CO2 बनते हैं, 1 मोल CO2 बनते हैं। मीन्स 100 ग्राम, 1 मोल CaCO3 का मास कितना होता है, 100 ग्राम। 100 ग्राम से कितने ग्राम CO2 बनते हैं, 44 ग्राम। तो भैया 0.8 ग्राम CO2 बनने के लिए कितना आपको CaCO3 चाहिए। बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं क्योंकि आगे स्पेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं इस रिएक्शन को, ताकि आप इजीली यहाँ पे समझ लो। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसा लिख देते हैं, 44 ग्राम CO2 is produced by 100 ग्राम of CaCO3। लॉजिक बता दिया। 0.88 ग्राम CO2 is produced by 0.88 multiply by 100 और divided by 44। आई थिंक इसको सॉल्व कर लोगे तो कितने ग्राम आ जाएंगे, 2 ग्राम CaCO3 आ गए। यानी मिक्सचर में कितने ग्राम CaCO3 है, 2 ग्राम, और मिक्सचर का टोटल मास कितना है, 14। तो परसेंटेज ऑफ CaCO3 क्या होगा, मास ऑफ CaCO3 अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 50%। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? तो याद रखना हर चीज को, अगर आपको रिएक्शन लिखना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। और सारे क्वेश्चन आप देखो वही मोल कंसेप्ट की चीजें बार बार घूमती जा रही है, लेकिन चीजें वही हैं। आ गया सबको? क्या परसेंटेज निकालना आ गया? बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, फास्ट सॉल्व। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बनाओ। लाइमस्टोन का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, CaCO3, है ना। डू फास्ट, सबसे बनने चाहिए। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaO दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 200। अच्छा, जब मैं पहले तो इक्वेशन लिख दो, CaCO3 को अगर मैं हीट करूं तो आपको पता है ये बनता क्या है, CaO प्लस CO2। ये आप पढ़ चुके थे पहले, बिल्कुल क्लास 6-7 का ये चीजें हैं। आपको इसकी वैल्यू गिवन है और ये ढूंढना है। तो आराम से पहले तो क्या बोला है कि 200 kg में 90% ही प्योर CaO3 है, यानी आपका CaCO3 का मास क्या गिवन है, मास ऑफ CaCO3 200 के कितने परसेंट है प्योर, 90%। 200 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। तो कितने केजी हैं आपके, 180 केजी ही आपका प्योर है। समझ में आया? यानी जो CaCO3 का मास है वो 180 केजी है, आपके 200 केजी नहीं है। अब आराम से मैं लिंक कर दो, बैलेंस रिएक्शन है। 1 मोल CaCO3 से कितने मोल CaO बने, 1 मोल Ca बने। अच्छा, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 100 ग्राम। 100 ग्राम से कितने CO बने, CaO का मास होता है 56, है ना, 56 ग्राम। आपके पास क्या 180 केजी, क्या 180 को 180 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम लिख लूं तो कितने बनेंगे, 180 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 100। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल सर, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर ग्राम में आएगा और आप उसको केजी में चेंज कर लेना। क्या किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कैलकुलेशन तो यही है ना, मोड तो यही है कि आपके 1 मोल है, यहाँ पे आपने यहाँ लिख दिया 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल CO बने,
1 मोल CaCO3 का मास क्या होता है 100 ग्राम, 100 ग्राम से 56 ग्राम बनते हैं, तो 180 केजी मतलब 180 इंटू 10⁻³ ग्राम से कितने CO बनेंगे, सॉल्व कर लो। बस यहाँ पे ये चीज थी, 90% जो प्योरिटी है मतलब 200 केजी नहीं है, वो 180 केजी है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। आ गया समझ में? आई होप सो आप लोग को इजीली समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। ये एकदम थ्योरी बेस्ड है, ABCD में आंसर करना है। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन और कंबशन विथ 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.4 ग्राम ऑफ H2O। ये कौन सा लॉ को फॉलो करता है बताओ? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। आई होप सो, जल्दी से इसका आंसर करो। अच्छा आ गया क्या? ये सबके ए आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये ए तो है, ये तो इजी है ना, क्योंकि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल इसका ए ही होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सबके सही है ये, इसमें कोई भी न्यू थिंग तो है नहीं, ये इजीली हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आपका आता है डेल्टाज एटॉमिक थ्योरी। ये सब जानते हो, मुझे इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सबको पता है ना डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? किसी ने माइक ऑन किया है, डाउट है क्या किसी को? अच्छा चलिए, ये डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबको पता है। अब आ जाओ इसमें थोड़ा सा न्यू चीजें हम लोग ऐड करते हैं। अच्छा अब ध्यान देना, बर्जीलियस हाइपोथेसिस और एवोगेड्रोस हाइपोथेसिस। अच्छा कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है ये क्या है, बर्जीलियस हाइपोथेसिस और एवोगेड्रो हाइपोथेसिस क्या है? कोई अगर है तो उसका आंसर करो, नहीं तो मैं बताता हूँ, ध्यान देना, याद आ जाएगा आपको। व्हाट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस? बर्जीलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इस चीज को समझना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, फिर से मैं बता रहा हूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। बर्जीलियस ने बोला कि इक्वल वॉल्यूम के ऑल जो गैसेस होंगे उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। समझ में आया? तो क्या हुआ, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मैंने ले लिया भैया H2 प्लस Cl2, इससे आपका क्या बन गया 2HCl, सारे गैसियस फेज में हैं। तो चलो इसके कितने वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, इसके कितने वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, ठीक है, और इसके कितने हैं जब बताओ 2 वॉल्यूम, यही तो है। चलो अब आपको पता है इक्वल, अच्छा क्या हुआ सो व्हाट इज द कंडीशन, हाँ बता रहा हूँ ना, ये बता तो रहा हूँ, इसी को तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस को ही तो पढ़ा रहा हूँ ना। बर्जीलियस हाइपोथेसिस ने बताया था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ये स्टेटमेंट था बर्जीलियस हाइपोथेसिस का। अब ये क्या था इसी को तो समझ आओ, मैंने ले लिया एग्जांपल में H2 प्लस Cl2 इट गिव 2HCl। अब कितने वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। अब देखो दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो मैंने मान लिया इसके पास कितने एटम्स हैं n एटम्स, और इसके पास कितने होंगे n एटम्स, और इसके पास कितने होंगे 2n एटम्स, यही तो होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे 2n कंपाउंड एटम्स, इतना तो हम इजीली लिख लेंगे। अच्छा अब मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 1 एटम, अब इसको भी लिख दो 1 एटम, और n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 कंपाउंड एटम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको और थोड़ा डिवाइड करना चाहता हूँ, इससे इसको 1 करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2 एटम, यहाँ पे भी 1/2 एटम, और यहाँ पे हो जाएगा 1 कंपाउंड एटम, यही तो हुआ। अब बर्जीलियस ने क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, लेकिन आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स थ्योरी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी रिएक्शन में वो एटम होता है। तो क्या हम फर्दर एटम को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इसने देखो इसके 1 कंपाउंड एटम, इसके मतलब इसके 1 यूनिट करने के लिए यहां पे मुझे H2 के हाफ एटम लेने हैं और Cl2 के हाफ एटम लेने हैं, और आपको पता है एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि H2 प्लस
Cl2 इट गिव्स 2HCl। अगर कोई पूछे आप 1 मोल HCl बनाओ तो आप क्या बोलोगे? सर मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1/2H2 1/2Cl2 और HCl। ये हो गया। अब जब इसकी 1 यूनिट बनाते हो तो आपको H2 को हाफ करना पड़ता है और Cl2 को भी क्या करना पड़ता है? हाफ। और हाफ करना पड़ेगा तो बर्जिलियस ने बोला था इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो आपका एटम हाफ हो जाएगा। और एटम हाफ होने का मतलब है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम्स ही तो होता है। कभी आप देखे हो किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट करते हुए, प्रोटॉन को रिएक्ट करते हुए, अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शन की बात ना करूं? तो बर्जिलियस हाइपोथेसिस में एक मिस्टेक हो गया था कि इसने इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोला था। इसी चीज को मॉडिफाइड किया था किसने? एवोगैड्रो ने। समझो जो आप पढ़ते हो, तो एवोगैड्रो ने बोला था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, नहीं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड करोगे तो आपके क्या आ जाएंगे? एटम आएंगे। और एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी रिएक्शन में। अब ये समझ में आया? यहां पे बर्जिलियस रॉन्ग हो गया था। अब इसी को अगर मैं एवोगैड्रो में लगा दूं तो बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो थोड़ा करके देखते हैं। इस जगह पे मैंने लगा दिया 2HCl। ठीक है, चलो अब मैंने मान लिया ये 1 वॉल्यूम है, यहां भी 1 वॉल्यूम और यहां 2 वॉल्यूम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, मैंने मान लिया 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स आ गए, यहां भी n मॉलिक्यूल्स और यहां भी मैंने लिख दिया n मॉलिक्यूल्स और यहां पे मैंने लिख दिया 2n मॉलिक्यूल्स, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सब n कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? 1 मॉलिक्यूल्स, यहां भी 1 मॉलिक्यूल्स और यहां पे मैंने लिख दिया 2 मॉलिक्यूल्स। अब मुझे HCl के 1 मॉलिक्यूल चाहिए तो इसको डिवाइड करेंगे 1/2 मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी लिखोगे 1/2 मॉलिक्यूल्स और यहां पे क्या लिखोगे? 1 मॉलिक्यूल्स। आपको पता है हाफ मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? एटम होता है। 1 एटम, 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल। तो यानी एटम अभी भी स्मॉलेस्ट यूनिट बच गया। यानी इसी रिएक्शन को 1/2 Cl2 और HCl ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। 1/2 H2 का मतलब क्या भैया? 1 एटम यहां भी ले सकते हो, यहां भी 1 एटम ले सकते हो, इससे लॉ ब्रेक नहीं हुआ। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं। एटम्स नहीं लोगे, मॉलिक्यूल्स लोगे। यानी अगर पूछे H2 और Cl2 दोनों का इक्वल वॉल्यूम है और सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो इसके मॉलिक्यूल्स अगर n है तो इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? n ही होंगे। समझ में आया? अगर सपोज करो NO2 गैस है या CO2 गैस है, दोनों इक्वल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में है और दोनों के वॉल्यूम भी सेम है, तो अगर इसके n मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके भी n मॉलिक्यूल्स होंगे। गलती से भी यहां n एटम्स लिख के मत आना। क्यों? क्योंकि बर्जिलियस का ये लॉजिक मैंने बता दिया कि यहां गलत है और एवोगैड्रो ने उसको प्रूफ कर दिया। समझ में आया? तो ये चीजें, और एवोगैड्रो सब सब पढ़ते हो, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़े हो ना, ये तो सब जानते हो क्यों हुआ, मैंने यहां पे आपको प्रूफ कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है उसके एप्लीकेशन क्या है, उसका क्या आज तक यूज है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। पहला, यह आपको मदद करता है एटोमिसिटी ऑफ गैस ढूंढने में। अच्छा, एटोमिसिटी ऑफ गैस या एटोमिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल? एटोमिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या इन अ मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर मैं बोलूं H2, इसकी एटोमिसिटी क्या होगी? 2। अगर मैं बोलूं हीलियम तो इसकी एटोमिसिटी क्या होगी? 1। अगर मैं CO2 लिख दूं, इसको एटोमिसिटी क्या होगी? 3, क्योंकि H2 में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो 2। हीलियम में ओनली 1 है तो 1, और CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन मींस 3। तो ये कौन सा गैस है? याद करो, मैंने बताया था डायटोमिक गैस है। ये कौन सा गैस है जल्दी बता दो बच्चों, आपने पढ़ा होगा, मोनोएटॉमिक गैस है। और ये कौन सा गैस है जल्दी बता दो? ट्राइएटॉमिक गैस है। आ गया समझ में? यानी गैस को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटोमिसिटी, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। अब इसको ढूंढते कैसे हैं? सपोज करो ये ऐसे नहीं दिया हुआ, गामा की वैल्यू दी हुई है। याद रखना, गामा को ही हम लोग बोलते हैं क्या? एटोमिसिटी ऑफ अ गैस। इस चीज को हमेशा याद रखना। क्लियर? अब ये गामा होता क्या है? CP/CV। थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हो ना?
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आ गया, इसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ही तो बोला जाता है, याद आया। अब अगर गामा की वैल्यू 1.66 तुमको दी है तो याद रखना उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस, और अगर गामा की वैल्यू 1.40 आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायटोमिक गैस, और अगर गामा की वैल्यू 1.33 हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइएटोमिक, और या इसी को बोला जाता है पॉली एटोमिक गैस। ये चीजें याद रखना, ये इसी का एप्लीकेशन है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का। यहां तक कोई डाउट है? अब इस चीज को याद रखें, ये सब चीजें आप बुक में पढ़ चुके हो, ये आप जानते हो, तो सर इसमें नया क्या। जब मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो इसको भी गलत करूंगा, और उस जगह पे मैं आपको न्यू कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूंगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे या पढ़े होगे। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये गामा की वैल्यू ही डायटोमिक के लिए और ट्राइएटोमिक के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आएगा, और ये जो वैल्यू हमने ढूंढी है ना, ये भी मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा कि क्यों 1.66 होता है, क्यों 1.40 होता है, और क्यों 1.33 होता है। बट अभी हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें जस्ट बेसिक्स जानना है। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है रिलेशन बिटवीन, ये याद रखना आपका, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, है ना, याद आया। मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में बार बार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो उसके बीच में रिलेशन, तो याद करो क्या रिलेशन बताया था। सबको पता है सर, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, आपने पढ़ाया था 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ठीक है, मैं इसको याद तो कर लूंगी, या तो याद तो कर लूंगा, लेकिन क्या इसका डेरिवेशन है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, वेपर डेंसिटी मैंने क्या बोला था बताओ तो, डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन, या डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, कुछ भी लिखो, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यही तो बोला था, याद आया। क्या बोला था? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और अपॉन क्या लिखूंगा? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, मतलब एक फिक्स वॉल्यूम लिया तो क्या लिखूंगा? मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल। और एक चीज याद रखना, ये जब भी होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तभी तो होगा। चलो, मैंने मान लिया कि मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस में एन मॉलिक्यूल है, तो क्या लिखूंगा मैंने? मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, समझना इस चीज को, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये समझ में आया कैसे लिखा? मैंने मान लिया सर्टेन वॉल्यूम है, तो आपको पता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने मान लिया सर्टेन वॉल्यूम में एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो नीचे भी तो मैं लिखूंगा मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का भी जो वॉल्यूम लिया है वो भी सेम लिया है आपने। बिल्कुल, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम है? देखो यहां तक किसी को डाउट है? इजीली समझ में आ गया। क्या लिखा? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या लिखा? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी, फिर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने मान लिया सर्टेन वॉल्यूम में एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां भी एन मॉलिक्यूल्स, यहां भी एन मॉलिक्यूल, एन एन कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? वन मॉलिक्यूल्स। चलो, जगह नहीं है, मुझे तो न्यूमेरिकल था, तो चलो मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करा, डेरिवेशन कर देता हूँ। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, अब लिखोगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, बिल्कुल, अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब आपको बताओ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ही तो होता है, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? जल्दी बता दो। वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2, H2 का मास क्या होता है? 2 ही तो होता है, तो mm/2 लिखोगे तो आ गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। बताओ, डेरिवेशन भी मैंने कर दिया आपका, ये ड्राइव हो गया। तो अगर आपको थ्योरी नहीं पता तो भी घबराने की बात नहीं है, अगर डेरिवेशन पे आपका स्ट्रॉन्ग कमांड है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। बताओ, किसी को डाउट है तो पूछ लो। इफ यू हैव डाउट, मैं रिकॉर्ड, केमिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई भी चीजें पढ़ते हैं तो हर चीजों का डेरिवेशन होता है,
तो डेरिवेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप सारी चीजें इजीली कर सकते हो, चाहे वो कोई भी। और एक चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो सारे चैप्टर्स अपने आप आपके क्लियर हो जाएंगे। लॉस्मिथ नंबर समझ में आ गया? इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml। वैल्यू क्या होगी? 2.68 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स पर ml। और ग्राम मोलर वॉल्यूम मतलब 22.4 लीटर या 22400 ml में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं। यहां तक आई होप सो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका टॉपिक आता है कि हम लोग एटॉमिक मास कैसे ढूंढते हैं। कितने बच्चे बता सकते हैं कि एटॉमिक मास ढूंढने के कितने मेथड्स आपके पास हैं? एटॉमिक मास ढूंढने के आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए आप, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक मास ढूंढने के मेथड। तो कितने बच्चों को पता है कि एटॉमिक मास किस तरीके से हम लोग ढूंढ सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास का मेथड बताओ ढूंढने के, कितने लोग बता सकते हैं? डिटर्मिनेशन, इक्विवेलेंट मास ढूंढने का मेथड बताया था ना मैंने, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो उसी तरीके से एटॉमिक मास ढूंढने के मेथड हैं, याद रखना। पहला होता है ड्यूलोंग एंड पेटिट मेथड्स, एकदम इजी है। ड्यूलोंग्स एंड पेटिट मेथड, क्लियर? ये क्या बोलता है, ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग बोलता है एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है 6.4। बस ये फॉर्मूला याद रखना। क्या बोला मैंने? एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। ये रिलेशन ड्यूलोंग्स एंड पेटिट ने बताया था अपने मेथड में। यानी एटॉमिक मास अगर ढूंढना हो तो एटॉमिक मास मतलब इस बार अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास होगा, एग्जैक्ट तो नहीं आता, एग्जैक्ट तो वैलेंसी से आता है। atomic mass, approximate atomic mass is equal to 6.4 divided by specific heat। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो जितने भी सॉलिड कंपाउंड आपको दिखेंगे तो सॉलिड कंपाउंड के आप एटॉमिक ढूंढ सकते हो इस मेथड से। एन एलिमेंट मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 6.4 और एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। ये याद रखना। चलो याद हो गया, अब आ जाओ बैक साइड। अब ये क्वेश्चन है, खुद आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है। क्या दिखा हुआ देखो, अ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 49.5% क्लोरीन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट इज 0.056, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अब ध्यान दो, क्या निकालोगे? एटॉमिक मास। कौन सा? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 6.4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है जल्दी बता दो? 0.056 है क्या? इसको सॉल्व करो तो आपका ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा? 114.3 आ गया पहला। चलिए अब इक्विवेलेंट मास ढूंढो। सबको पता है क्या है? क्लोराइड है। तो मास ऑफ अ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 40। मास ऑफ क्लोरीन क्या गिवन है जल्दी बताओ? सर मास ऑफ क्लोरीन है 49.5 ग्राम, मैंने मान लिया परसेंट है। तो मास ऑफ एलिमेंट बताओ उस क्लोराइड में, या मास ऑफ मेटल बताओ। आपको पता 100 माइनस 49.5 कितना आ जाएगा? 50.5 ग्राम आ जाएगा। अब ये क्या है? क्लोराइड है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इस बार कौन सा मेथड लगाएंगे? क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। तो क्या होगा फॉर्मूला? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल या इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, याद आया, अपॉन मास ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? 35.5 होता है। चलो 49 मास ऑफ एलिमेंट कितना है? पार्डन 50 है ना। सो मास ऑफ एलिमेंट आप यहाँ पे पुट कर दो तुरंत। मास ऑफ एलिमेंट है 50.5 डिवाइडेड बाय 49.5 मल्टीप्लाई बाय 35.5। क्या सही लिखा है मैंने? बिल्कुल।
अब जो सॉल्व करके आ गया इसका वैल्यू आ जाएगी अराउंड 36.21। तो ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या होगी, याद करो। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होगा। बिल्कुल याद आया ना, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, ये फॉर्मूला बताया था, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एन। तो एन मतलब वैलेंसी, तो एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास क्या, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास मिला है 114.3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना है 30। कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। हमेशा होल नंबर में लेना है वैलेंसी को, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेना। अब जब आपकी वैलेंसी आ गई तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होता है, याद रखना, एग्जैक्ट एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास क्या आ गया 36.21 मल्टीप्लाई वैलेंसी। तो आपका एग्जैक्ट एटॉमिक मास आ गया 108.63। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखो, एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 चीजें बताई। डुलोंग्स एंड पेटिट मेथड से आप क्या निकालोगे, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, ये क्या आया, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड से क्या निकाल दिया, इक्विवेलेंट मास, ये क्या आया आपका, इक्विवेलेंट मास। अब जनरल मेथड से फॉर्मूला से वैलेंसी निकाल दिया, वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। वैलेंसी कितनी आई, 3। अब आपको पता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई वैलेंसी होता है। इक्विवेलेंट मास क्या 36.21, वैलेंसी क्या 3। तो आंसर आ गया 108.63। ये देखो बेहतरीन है सब कुछ। अब बच्चे क्या करते हैं, जनरली आप कभी भी देखोगे कहीं किसी बुक्स में भी, नोट्स में भी, वो एटॉमिक मास लिखते हैं, लेकिन एटॉमिक मास क्या अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। देखो एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट में चेंज होता है। एग्जैक्ट एटॉमिक मास का जीवन भर हमेशा यही फॉर्मूला होता है, याद रखना, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी। आ गया समझ में, ये फर्स्ट मेथड है आपका। कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। जब हम नेक्स्ट आते हैं, पार्डन, डुलोंग्स एंड पेटिट, दूसरा आ जाता है आपका कैनिजारू मेथड। ये किसको पता है, कैनिजारूज मेथड एटॉमिक मास ढूंढने के लिए, ये किसको पता है, जल्दी से बताओ। ये तो बताओ कैनिजारू मेथड से कैसे एटॉमिक मास ढूंढते हैं। हु इज गोइंग टू डिलीवर, किसी को पता है से यस और नो, नहीं तो चलो जल्दी से मैं बता रहा हूं। इफ यू नो, स्वाति, अनमोल, पंखुड़ी, जिसको भी आता है बताओ। एनीबडी, कैनिजारू मेथड। चलिए तो समझो कैनिजारो मेथड क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझ लो अच्छे तरीके से। देखो कैनिजारो मेथड का स्टेटमेंट समझो। अकॉर्डिंग टू द कैनिजारो मेथड, एटॉमिक मास इज द स्मॉलेस्ट मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड या प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय दैट एलिमेंट। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट मास ऑफ द कंपाउंड। समझ में आया, कोई भी उससे उससे जो कंपाउंड बनता है उसका जो स्मॉलेस्ट मास होगा वही उसका जो होगा एटॉमिक मास होगा। इसका मतलब क्या, आप कंफ्यूज हो गए, चलो मैं बताता हूं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इजीली समझ में आ जाए। अगर मैंने ले लिया CH4 और C2H6, ठीक है, अब बोला इसमें आपको देख के बताना है कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है। अब देखो दोनों में कार्बन है, ठीक है। अब आपको पता है CH4 की वेपर डेंसिटी गिवन है 8 और आपका कार्बन इथेन की वेपर डेंसिटी गिवन है 15, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, जब वेपर डेंसिटी गिवन है तो मोलर मास CH4 का क्या होगा 16 और इथेन का कितना होगा 30, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है 75% और यहाँ पे कार्बन का परसेंट क्या होगा 80%। तो अब मुझे बताओ CH4 में कार्बन का अगर परसेंटेज 75 है तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा, जल्दी बता दो। मास ऑफ कार्बन सर सिंपल है, 75 इंटू
16 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही तो निकालते हैं। अगर परसेंटेज 75 है तो मतलब कितने मास होंगे कार्बन के? 12 ग्राम होंगे। और यहाँ पे कार्बन के कितने परसेंट है? 80%। ये परसेंटेज निकाला भी मैंने सिखाया था। 80 इंटू कितना मास है? 30 डिवाइडेड बाय 100, तो इस जगह पे कितना आ गया? 24 ग्राम, यही तो आ गया। अब देखो CH4 और C2H6 दोनों में कार्बन है, लेकिन फर्स्ट केस में कार्बन का मास कितना आया? 12। लेकिन सेकेंड केस में अगर मैं बोलूं कार्बन का मास कितना आया, तो सेकेंड केस में आप कार्बन का मास देख रहे हो 24। अब बताओ इन दोनों में से स्मॉलेस्ट मास कार्बन का किस में है? CH4 में। और स्मॉलेस्ट मास क्या है कार्बन का? 12। तो एटॉमिक मास जो होगा कार्बन का वो 24 नहीं, वो क्या है? 12। क्योंकि लॉजिक क्या बोलता है ज्ञानी जारू? कि इट इज द स्मॉलेस्ट मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपाउंड। इन दोनों में से जो सबसे छोटा मास होगा वही कार्बन का एटॉमिक मास होगा। यही है कैनिज़ारू मेथड, याद रखना। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट दे देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका जो और कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर डेंसिटी 22 है। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो 42.9 है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का परसेंटेज है वो 27.3% है। अब बताओ इन दोनों को देखकर कार्बन का एटॉमिक मास कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढेंगे? सिंपल सी बात है, वेपर डेंसिटी 14 है तो मॉलिक्यूलर मास 28, वेपर डेंसिटी 22 है, मॉलिक्यूलर मास 44। कितने परसेंट कार्बन है? 42.9। तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा जल्दी बता दो? 42.9 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आता है 12 ग्राम। अब CO2 में कितना है? 27.3, तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा? 27.3 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाय 100। इसको भी सॉल्व करके देखोगे 12 ग्राम। तो यानी कार्बन का जो स्मॉलेस्ट मास है 12 ग्राम, यानी कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो गया? 12 ग्राम। कोई प्रॉब्लम है? इसको बोलते हैं कैनिज़ारू मेथड। चलिए अब ध्यान से देखिए, थर्ड मेथड है लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे मैंने? थर्ड है लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अगर आपसे कोई पूछे लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या है, पहले तो समझ लो आइसोमॉर्फिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। मींस ऐसे सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं और वो सिमिलर ट्रेंड में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं K2SO4, ठीक है, और K2CrO4। अब आप ध्यान से देखो ये क्या है? आइसोमॉर्फिक सब्सटेंस है। अगर मैं लिखता हूं ZnSO4 इंटू 7H2O और FeSO4 इंटू 7H2O, ये दोनों क्या है? आइसोमॉर्फस है। देखो Zn को कितना सल्फेट मिला है? 1 पार्ट। कितने वाटर है? 7। यहाँ भी Fe को क्या मिला है? 1 पार्ट और 7। तो ये दोनों क्या है? आइसोमॉर्फस। ये दोनों क्या है? आइसोमॉर्फस है। और भी लिख लो, अगर मैं लिखूं KClO4 और KMnO4, देखो Cl को 1 के 4 O मिला है, Mn को 1 के 4 O मिला है। मींस ये दोनों भी क्या है? आपका आइसोमॉर्फस। यानी आइसोमॉर्फस सब्सटेंस वो होते हैं जिनका कंपोजिशन सेम होता है, यानी उनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और वो सिमिलर फैशन में अरेंज होते हैं। चलो अब मैं आपसे पूछूं, एक एलिमेंट है, ठीक है, जो एक क्रिस्टल बनाता है और वो क्रिस्टल आइसोमॉर्फस है MgSO4 इंटू 7H2O के साथ। तो उस एलिमेंट या उस मेटल के क्रिस्टल का फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो। क्या बोला मैंने? समझ में आया? क्या बोला? एक एलिमेंट M है, ठीक है, जो क्रिस्टल बनाता है और उसका जो क्रिस्टल है वो आइसोमॉर्फस है MgSO4 इंटू 7H2O के साथ। तो उस क्रिस्टल का फॉर्मूला बोलो और उसमें जो ये एलिमेंट M प्रेजेंट है इसकी वैलेंसी बोलो। जल्दी जल्दी, डू फास्ट, डू फास्ट, जल्दी इसका आंसर करो। सबको चाहिए आइसोमॉर्फस, मतलब बार बार मैं बोल रहा हूं, आइसोमॉर्फस ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका कंपोजिशन सेम, सेम नंबर ऑफ एटम होता है, सिमिलर फैशन में होता है। आंसर किसके आ गए? एक ही आंसर आया है, आयुषी के आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा। और बच्चे? अच्छा,
उस कंपाउंड का भी जो फॉर्मूला होगा वो उसके क्रिस्टल का वो क्या होगा, MsO4 इंटू 7H2O। खाली मैग्नीशियम ही को तो हटाना था। अब आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2, तो ये मेटल की भी वैलेंसी क्या होगी 2। तो ये लॉ ऑफ आइसोमॉर्फस का यही क्वालिटी है कि आप जो अननोन मेटल है उसकी वैलेंसी भी ढूंढ के निकाल सकते हो। आ गया समझ में? यानी जो लॉ ऑफ आइसोमॉर्फस है वो क्या बोलता है, द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग आइसोमॉर्फस कंपाउंड आर ऑलवेज सेम। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मास ऑफ टू एलिमेंट्स दैट कंबाइन विथ सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड आर इन द रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये दोनों चीजें याद रखना है। सबको आया समझ में? किसी को डाउट है तो जल्दी बता दो। कैसे ढूंढा, समझ में आया? चलो एक और मैं बताता हूं। एक एलिमेंट है M, ठीक है, एक एलिमेंट है M जो कि आइसोमॉर्फस है K2SO4 के साथ। ठीक है, क्या बोला, जो आइसोमॉर्फस है K2SO4 के साथ। तो आप बताओ उस एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है? और इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दूं, पोटेशियम क्रोमेट है, सुनो मेरी बात, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ हाँ। अब देखो, अब इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाइड करता हूं, सुनो। पोटेशियम क्रोमेट है जिसका फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन बोला है पोटेशियम क्रोमेट इज आइसोमॉर्फस विथ K2SO4, तो बोलो पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला। पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, फर्स्ट। चलो क्लास बंद कर, ओवर करने वाला हूं बच्चों, जल्दी से पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला बोलो। जल्दी। क्या बोला मैंने, पोटेशियम क्रोमेट आइसोमॉर्फस है पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो भैया पोटेशियम क्रोमेट में तो, हाँ आगे आंसर क्या, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है बिल्कुल। आपको पता है क्या लिखोगे, आइसोमॉर्फस है मैंने, पोटेशियम भी 2 टाइम्स होगा, बस सल्फर हटके वहां पे क्या आ जाएगा, क्रोमियम और O4, ये आ गया आइसोमॉर्फस। सबको समझ में आ गया? तो चलो बोला था आज बताऊंगा, तो अब वो क्वेश्चन आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखो कौन कर सकता है। हर चीज के पीछे लॉजिक। चलिए इस क्वेश्चन को समझ के देखो मैं आंसर कितने लोग कर पाते हैं इस चीज को, तो मजेदार हो जाएगा। कहाँ जाना है वो समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सी ही है। अब तो मैंने भी मान लिया सी है। चलो देखो, आपको पता है मेटल फॉर्म सल्फेट विच इज आइसोमॉर्फस, यानी जो उस मेटल का जो सल्फेट का फॉर्मूला होगा वो यही होगा। यानी उस मेटल की वैलेंसी क्या होगी 2, क्योंकि Mg की भी तो वैलेंसी 2 है यहाँ पे, या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो, कुछ भी बोल लो। चलो अब आपको पता है एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। वैलेंसी मिल चुकी है 2, लेकिन इक्विवेलेंट मास नहीं मिला है। तो याद करो अभी मैंने पढ़ाया था कि किसी भी रिएक्शन में जब कंप्लीट होता है तो सबस्टेंस किसके रेशियो में कंबाइन होते हैं, इन द रेशियो ऑफ देयर व्हाट, इक्विवेलेंट मास। तो रूल क्या बताया था, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 है। चलो W1 क्या है जल्दी बताओ, 0.6538 है। W2 क्या है, 2.16 है। इक्विवेलेंट मास ही तो ढूंढना है E1, और आपको पता है सिल्वर का इक्विवेलेंट मास सबको पता है 108 होता है क्या। चलो E1 क्या ढूंढ सकते हैं, 0.6538 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 2.16। क्या इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ इसको। 0.6538 मल्टीप्लाई बाय 108 देन डिवाइडेड बाय 2.16, यानी इसका सॉल्व करके आ जाएगा 32.7 के आसपास। तो भैया अब फॉर्मूला बता दो, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू एन, 32.7 इंटू 2, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 एक 5, 3 2 जा 6, 65.4। वाह आ गया आंसर। देखो तो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर लॉजिक है तो हर जगह मैजिक है। एक भी क्वेश्चन नहीं
छूटेगा अगर पूरी थ्योरी मैंने पढ़ा दी। इसलिए मैंने बोला था जब जब मैं पढ़ा रहूंगा पूरा थ्योरी पढ़ लो, फिर किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी जगह का बुक आप उठा लो, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और ऐसे नहीं तुक्के से नहीं, पूरे लॉजिक के साथ बनाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए फाइनल क्वेश्चन है, आज का फाइनल क्वेश्चन जल्दी। अब देखो इतना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम फास्ट। आज के फुल एंड फाइनल क्वेश्चन। अब जो है किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज मैं क्लास को यहीं ओवर करूंगा। और किसी को भी अगर इंडिविजुअल डाउट है तो वो व्हाट्सएप में आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हो, बस लिमिटिंग रिएजन, स्टोकियोमेट्री और रेडियोमेट्री के क्वेश्चन मत बनाना, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप बना सकते हो। स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन मत बनाना क्योंकि उसमें लिमिटिंग रिएजन, एक्सेस रिएजन, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, ये सब सारी चीजें हैं, तो वो जब मैं पढ़ा दूंगा फिर बनाना बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है